ओके, तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस के रिलेटेड डिफरेंट पिक्चर की अप्रोच देखेंगे, ठीक है। जैसे पहले श्रोडिंगर पिक्चर की अप्रोच है, वहाँ पर आपके पास ऑपरेटर्स क्या लेंगे हम। ऑपरेटर्स आपके पास टाइम के इंडिपेंडेंट होते हैं श्रोडिंगर पिक्चर में आपके पास, और स्टेट आपके पास टाइम डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो मैंने नीचे शो भी कर रखा है आपके पास ऑपरेटर टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और हमने कैट ऑफ साइट है, तो हम जानते हैं कि कैसे इवॉल्व होता है आपके पास स्टेट। तो ई टी पावर माइनस आई ई टी बाई एच कट, ई टी पावर माइनस आई एच टी बाई एच कट, ओके। वो कैट ऑफ साइज 0 पर ऑपरेट हो जाएगा और हमें एक टाइम इवोल्ड स्टेट मिल जाएगी, ठीक है। उससे हम ऑपरेटर एट टाइम टी की एक्सपेक्टेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम हाइजेनबर्ग पिक्चर देखते हैं। हाइजेनबर्ग पिक्चर में आपके पास ऑपरेटर टाइम डिपेंडेंट होता है और स्टेट टाइम इंडिपेंडेंट होती है, रिवर्स होता है उस चीज़ का, ठीक है। तो ऑपरेटर को हम क्या करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट इसने बनाया, देखिए आप, ठीक है, ई टी पावर माइनस आई एच टी बाई एच कट, और ऑपरेटर जीरो एट टाइम टी जीरो एंड ई टी पावर माइनस आई एच टी बाई एच कट एंड कैट ऑफ साइज 0। तो क्योंकि आपके पास स्टेट टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब ऑपरेटर एट टाइम टी का एक्सपेक्टेशन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इंटरेक्शन पिक्चर में आपके पास देखिए ऑपरेटर और स्टेट दोनों ही आपके पास टाइम डिपेंडेंट होती हैं। तो ऑपरेटर का जो आप यहाँ पर टाइम डिपेंडेंसी टर्म लेंगे वो आप हाइजेनबर्ग पिक्चर से लेंगे, और स्टेट का टाइम डिपेंडेंसी टर्म आप जो लेंगे वो आप लेंगे श्रोडिंगर पिक्चर से, ठीक है। तो वो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन उसके हिसाब से निकल जाएगी। क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इफ एक्स ऑपरेटर डिपेंड्स ऑन टाइम, बी द पोजीशन ऑपरेटर एट टाइम टी इन द हाइजेनबर्ग पिक्चर फॉर ए पार्टिकल डिस्क्राइब्ड बाय द हैमिल्टोनियन h इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, व्हाट इज, जो भी आपको दे रखा है ये, इन यूनिट्स ऑफ h कट बाय 2m ओमेगा वेयर कट ऑफ 0 इज इन द ग्राउंड स्टेट, ओके। तो हैमिल्टोनियन आपको दे रखा है h इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ओके। x ऑपरेटर t, x ऑपरेटर, अब यहाँ पर इसने हमें क्या रखा है, हाइजेनबर्ग पिक्चर। हाइजेनबर्ग पिक्चर में देखिए आपके पास ऑपरेटर टाइम डिपेंडेंट होता है, ओके, और स्टेट आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी आपके पास क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर आई एच टी बाई एच कट एक्स एट जीरो ई टू द पावर माइनस आई एच टी बाई एच कट, ओके। स्टेट आपके पास साई, ठीक है, ये रहेगी, ओके। तो आपको पूछा गया है, आपको ये चीज़ पूछी गई है क्वेश्चन में, ई टू द पावर आई ओमेगा टी एक्स जीरो स्टेट एक्स टी एक्स एट जीरो ऑपरेटर जीरो स्टेट, ओके, इन यूनिट्स ऑफ एच कट बाय 2m ओमेगा, ओके। तो ये तो हमें पता है, हम क्योंकि हमें हिंट दे रखा था हाइजेनबर्ग पिक्चर का, ठीक है। तो हम ये नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से, ओके। तो आप नोट डाउन कीजिए इसे, ई टू द पावर आई एच टी बाई एच कट आई एच टी बाई एच कट, ओके, एट कैट ऑफ 0 एंड कैट ऑफ 0। और हम हमारी हार्मोनिक ऑसिलेटर की नॉलेज से जानते हैं कि आपके पास ये कितना होगा, ये आपके पास कितना होगा, ए प्लस ए डैगर अंडर रूट एच कट बाय 2m ओमेगा, ठीक है। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं ना, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, ई आई एच टी बाई एच कट, तो एच कट बाय 2m ओमेगा तो आपके पास यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो मैं पहली बार दे रहा हूँ इसे, एच कट बाय 2m ओमेगा, और यहाँ पर आपके पास ए प्लस ए डैगर ई टू द पावर माइनस आई एच टी बाई एच कट ए प्लस ए डैगर, ओके। तो देखिए आपके पास ये अप्लाई होगा तो ये आपके पास 0 आएगा, ए डैगर अप्लाई होगा तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैट ऑफ स्टेट 1 बन जाएगी हमारे पास, और ई टू द पावर माइनस एच टी बाई एच कट। और यहाँ पर देखिए ये इसके ऊपर अप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, देखिए आपके पास ये इसके ऊपर अप्लाई होगा तो कैट ऑफ 0, और ये 0 स्टेट पर अप्लाई हो रहा है तो हाफ एच कट ओमेगा आ जाएगा, ई टू द पावर आई टी एच कट 2 बाई ओमेगा एच कट, ओके। तो आपके पास ये बच जाएगा हाफ एच कट ओमेगा, तो ऊपर आएगा ये, तो सॉरी ओमेगा ऊपर आएगा आपके पास, एच कट से एच कट कैंसिल, तो आई ओमेगा टी बाई 2, ओके। और ये ए प्लस ए डैगर आपके पास चल रहा है। अब देखिए ये तो आपके पास बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट बन गया अभी ये, ठीक है। ये ऑपरेट नहीं होगा, कोई ऑपरेटर थोड़ी ना आप इसके पास, तो एच कट बाई 2m ओमेगा, और ये आपके पास बाहर आ गया ई टू द पावर आई ओमेगा टी बाई 2 एच कट, और फिर ये 0 ए प्लस ए डैगर। ऐसे ही आपके पास ये अप्लाई होगा इसके ऊपर, ये आपके पास अप्लाई होगा तो आपके पास 1 स्टेट पर अप्लाई हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3/2 ई टू द पावर माइनस आई 3/2 एच कट ओमेगा टी बाई एच कट, एच कट से एच कट कैंसिल, ओके। तो आपके पास ये इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए, या फिर ये इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए, ये आपको बाहर कॉल ले लेंगे इसके ऊपर की एच कट बाई 2m ओमेगा ई टू द पावर आई ओमेगा टी, और क्या आ रहा है आपके पास, एच कट तो कैंसिल हो गया था ना बाई 2, और आपके पास ई टू द पावर माइनस आई 3/2 ओमेगा टी, ठीक है। और इसे आप सॉल्व कर लेंगे, इंडिविजुअली सॉल्व कर लीजिए आप इसे, बड़े वैसे सॉल्व कर लीजिए। ए अप्लाई होगा तो आपके पास क्या होगा, इसे नॉर्मलाइज हो जाएगा, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। ए डैगर अप्लाई होगा आपके पास, अप कर देगा, रेज कर देगा, तो उसके बाद आपके पास ये 2 में चल जाएगा और ये ऑर्थोगोनल बन जाएंगे, तो आपके पास 1 ही रह जाएगा सिर्फ। और यहाँ से आपके पास ये कितना आ जाएगा,
3/3 माइनस 1, ठीक है। तो आपके पास आ गया ई टी पावर माइनस आई ओमेगा टी और एच कट ओवर 2m ओमेगा। ओके, इतना बनेगा आपके पास। अब देखिए, एक हमारे पास टर्म बाहर भी चल रही थी, ठीक है, ये भी चल रही थी, इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं ई टी पावर आई ओमेगा टी, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। और उसने हमें कहा था कि आपको किसकी टर्म्स में निकालना है, एच कट बाय 2m ओमेगा के यूनिट्स में निकालना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर तो आपके पास 1 आ जाएगा फिर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टू हार्मोनिक ऑसिलेटर ए एंड बी आर इन एक्साइटेड आइगन स्टेट्स विद द सेम एक्साइटेशन एनर्जी ई as measured from their respective ground state energies. The natural frequency of A is twice that of B. ठीक है, तो देखिए काफी मतलब कि लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आई तो आपको ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट से पहले यहाँ पर आपको लैंग्वेज से कॉम्पेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं आपको बताता हूँ। टू हार्मोनिक ऑसिलेटर, पहली बात तो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है। ए एंड बी आर इन एक्साइटेड एनर्जी आइगन स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड आइगन स्टेट्स में विद द सेम एक्साइटेशन एनर्जी। अब देखिए एक्साइटेशन एनर्जी का क्या मतलब है, एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर आइगन मतलब कि एनर्जी लेवल में है, ठीक है, एनर्जी स्टेट में है वो, ठीक है। इसका मतलब आपके पास ये है कि आपके पास दो लेवल के जहां से वो गए हैं और जहां पर पहुंचे हैं, ठीक है, उनके बीच की जो एनर्जी का जो डिफरेंस है ना, वो आपके पास एक्साइटेशन एनर्जी है, ठीक है। तो दोनों ही मतलब कि ऑसिलेटर के लिए आपको जो एक्साइटेशन एनर्जी आई है, ठीक है, जब वो ग्राउंड स्टेट से ट्रेवल की है, ठीक है, कह रहे हैं ना फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ग्राउंड स्टेट एनर्जी, वो आपके पास सेम आता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें नहीं पता वो कहाँ पर पहुंचे होंगे, ठीक है, कौन सी स्टेट में पहुंचे होंगे, पर हाँ इसने ये बताया कि आपके पास वो चलेंगे कहाँ से, वो आपके पास चलेंगे ग्राउंड स्टेट से। वो कहीं पर भी जा सकते हैं आपके पास, जैसे ए और बी दो ऑसिलेटर है ना आपके पास, तो देखिए आपके पास ये चलेंगे तो दोनों ही ग्राउंड स्टेट से E0 से, ठीक है। तो क्या पता ये आपके पास ये एन ए स्टेट में पहुंचे और दूसरा आपके पास एन बी स्टेट में पहुंचे, ठीक है, अलग अलग स्टेट हो सकती है ना आपके पास। तो कह रहा है दोनों की एक्साइटेशन एनर्जी सेम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पहले तो हम मान लेते हैं किसी एन स्टेट में पहुंचा, तो आपके पास ई एन माइनस E0, ठीक है। तो आपके पास कितनी आएगी, एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या आएगा, हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है। तो इसका आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगी एन एच कट ओमेगा, एन एच कट ओमेगा, ठीक है। अब ये जो एक्साइटेशन एनर्जी है दोनों के लिए सेम है, ठीक है। पर हाँ जो ये स्टेट है, ये स्टेट सेम नहीं है दोनों के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट सेम है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, एन एच न्यू हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब स्टेट तो अलग अलग में जाएंगे ना वो। जैसे देखिए ए ऑसिलेटर ए स्टेट में कैसे मान लेते हैं हमने, एन ए एच न्यू और ए का एन बी एच न्यू बी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में उसने हमें देखा कि जो आपके पास ए ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो आपके पास डबल है, ट्वाइस ऑफ बी, ठीक है। तो आपके पास ये एच से तो काट ही दीजिए आप ना, एन ए ट्वाइस ऑफ न्यू बी, एन बी न्यू बी, ठीक है। न्यू बी आपके पास कैंसिल, तो एन ए इज इक्वल टू एन बी बाई 2, ठीक है। अब ये आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे कैसे इसने हर तरीके से पकड़ के बताया, ठीक है। अब देखिए जितने आपके पास जोन सी आपके पास स्टेट होती है, उतनी आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर में नोड्स होते हैं। ये तो आपको ध्यान है ना, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने पढ़ा था। तो देखिए आपके पास ये इसने जो डायग्राम दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है बी का दे रखा है। इसमें आप बताइए आपके पास नोड्स कितने हैं, आप गिन के बताइए आपके पास नोड्स कितने हैं। हाँ जी, इसके अंदर नोड्स आपको दिख रहे होंगे 12 नोड्स हैं, ठीक है। तो बी में आपके पास 12 नोड्स हैं, तो आपके पास 6 नोड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ए ऑसिलेटर में आपके पास 6 नोड्स आ जाएंगे। अब आप देखिए ऑप्शंस में आप देखिए आपके पास कौन सा है जिसके अंदर आपके पास 6 नोड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला आप चेक करेंगे उसमें आपके पास 6 नोड्स आ रहे हैं, नियरली चेक करना है हमें, ठीक है। तो 6 नोड्स तो आ रहे हैं, पर आपके पास वो -10 से +10 के बीच में, जबकि हमारा जो बी ऑसिलेटर है आपके पास -5 to +5 में, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट हम सी चेक करते हैं। सी में आपके पास देखिए ये तो सेम ही है आपके पास, है ना। तो 12 नोड्स ये तो नहीं आएंगे आपके पास। अगला देखिए चेक कीजिए आप, अगले में आपके पास ज्यादा नोड्स हैं, ठीक है। हाँ, पर जब आप बी चेक करेंगे, बी में आपके पास उतने ही नोड्स हैं, 6 नोड्स आते हैं, ठीक है, 6-7 नोड्स है, नियरली चेक करना है जैसे हमने आपको कहा, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट बैठता है। ओके, मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो 3D में बात करते हैं। पोटेंशियल आपके पास कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, श्रोडिंगर इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, एस आई इज टू ई साई फॉर द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। देन आप श्रोडिंगर इक्वेशंस खोलें, आपके पास -s²/2m डेल स्क्वायर प्लस v फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड साई एक्स वाई जेड ई साई एक्स वाई जेड। ओके, अब देखिए पोटेंशियल में आपके पास टाइम पार्ट तो नहीं है, पर आपके पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो मैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में इसे सेपरेट कर रहा हूँ। तो पहली कंडीशन में लिखिए, इफ पोटेंशियल कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 3 इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर ईच डायरेक्शन। तो वी ऑफ एक्स आपके पास प्योरली एक्स डिपेंडेंट है, वी ऑफ वाई आपके पास प्योरली वाई डिपेंडेंट है, वी ऑफ जेड आपके पास प्योरली जेड डिपेंडेंट है। और कहीं पर भी हमारे पास एक्स वाई का म्यूचुअली डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूजिंग द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड पोटेंशियल के वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। एंड सेम फॉर दिस साई ऑफ एक्स वाई जेड, उसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, साई ऑफ एक्स साई ऑफ वाई साई ऑफ जेड। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको पोटेंशियल दे रखा है वी ऑफ एक्स वाई 2 डायमेंशन में बात करते हैं हम, इजीली आपको पता लग जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखिए आपके पास इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर कोई म्यूचुअल डिपेंडेंसी नहीं है एक्स वाई जेड की, एक्स वाई की, ठीक है। तो आप इसको वी ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ वाई लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास ऐसे आ जाता है वी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट 2 टर्म को तो लिख देंगे वी ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ वाई, पर थर्ड टर्म को आप ना तो वी ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना वी ऑफ वाई लिख सकते, ठीक है। तो वहाँ पर आपके पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड काम नहीं करेगा।
इसी में हमारे पास जो सेकंड कंडीशन बनती है, पोटेंशियल एक्स वाई कॉमा जेड नॉट इक्वल्स टू वी ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ वाई प्लस वी ऑफ जेड, देन साई ऑफ एक्स कॉमा वाई जेड इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू साई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई साई ऑफ एक्स साई ऑफ वाई प्रोडक्ट साई ऑफ जेड। अब देखिए पोटेंशियल का इफेक्ट आपके पास वेव फंक्शन के ऊपर आता है। तो जब आपके पास पोटेंशियल आपके पास इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम होगा, जैसे कि इस केस में है, तो एक्स वाले पोटेंशियल्स पे जब मोशन करेगा पार्टिकल, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे तो उसके ऊपर वी ऑफ वाई और वी ऑफ जेड मतलब कि दूसरे अदर पोटेंशियल्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे ही जब हम वाई के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो उस वहाँ पर आपके पास वी ऑफ एक्स और वी ऑफ जेड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, उन पोटेंशियल्स का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एंड सिमिलरली वी कैन से दिस फॉर द जेड ऑल्सो, मीन्स हम ये कह सकते हैं एक्स डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास वो इंडिपेंडेंट है आपके पास पोटेंशियल वाई और जेड के, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपके पास अदर डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। तो जब आपके पास प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट होती है तो हम उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और जब आपके पास प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करना होगा तो आपके पास वेव फंक्शन भी श्योरली आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है, तो हम प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम ये चीज़ अब सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, माइनस एच स्क्वायर बाय 2m, ये ऊपर वाली श्रोडिंगर इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, तो डेल स्क्वायर को मैंने खोल लिया 3 डायमेंशन के लिए, कल स्क्वायर एक्स प्लस कल स्क्वायर वाई प्लस कल स्क्वायर जेड, साई ऑफ एक्स साई ऑफ वाई साई ऑफ जेड। ओके, तो देखिए ये आपके पास ऐसे खुल जाएगा इजी। नेक्स्ट टर्म में आप देखिए जो आपके पास डेल स्क्वायर है फॉर द इंडिविजुअल आपके पास एक्स वाई जेड, वो हमने सेग्रीगेट कर लिया अब। ओके, तो आप देखिए इस इक्वेशन को आप किससे डिवाइड कर दिए, साई ऑफ एक्स साई ऑफ वाई साई ऑफ जेड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास साई ऑफ वाई साई जेड कर जाएगा और साई ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी रिस्पेक्टिवली हर एक के लिए। ओके, अब देखिए मैंने लेफ्ट साइड आपके पास एक्स वेरिएबल में कर लिया और राइट हैंड साइड आपके पास एनर्जी प्लस आपके पास वी ऑफ वाई वी ऑफ जेड है, ठीक है। ओके, तो अब देखिए आपके पास राइट हैंड साइड एक भी एक्स का वेरिएबल नहीं है, ठीक है, और ये दोनों आपके पास बराबर भी हैं, ठीक है। एक्स ऑफ वेरिएबल जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास वाई ऑफ जेड उनके बराबर है। तो ये तो एक ही कंडीशन में आ सकते हैं जब आपके पास ये कांस्टेंट हो। तो जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन बन रही है उससे मैं कांस्टेंट के इक्वल ले लेता हूँ, ठीक है। कांस्टेंट मैं लेता हूँ ई ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगी, श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं बनेगी आपके पास ये फॉर द वन डायमेंशनल, ठीक है। ऐसे ही हम श्रोडिंगर इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे फॉर द वाई फॉर द जेड, ठीक है। ओके, अब देखिए जो आपके पास ये तीनों ब्रैकेट्स आए हैं, ठीक है, अगर मैं इसे एच साई इज इक्वल टू ई साई कर दूँ, एच साई इज इक्वल टू ई साई श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट कर दूँ, ठीक है, तो आप देखिए ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड इज इक्वल टू ई नहीं आ जाएगा ये, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर मैं लिख दिया कि आपके पास जब पोटेंशियल आपके पास सेपरेबल हो तो आप वेव फंक्शन को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं और एनर्जी आपके पास एडअप हो जाती है फॉर द इंडिविजुअल डायमेंशन। और जब आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालेंगे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और लास्ट केस जो हमने बीच में भी डिस्कस किया था, अगर आपके पास पोटेंशियल सेपरेबल नहीं है तो आप ये तीनों ही कंडीशंस नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं आगे 3D इन्फिनिट पोटेंशियल वेल। तो देखिए आपके पास 3D इन्फिनिट पोटेंशियल वेल है, तो आपके पास उसके अंदर फॉर द एक्स आपके पास 0 to LX है, वाई आपके पास 0 to LY, जेड आपके पास 0 to LZ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल 0 है और अदरवाइज इन्फिनिट है, ठीक है। और आप इसे इस फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए अगर आपके पास पोटेंशियल सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है, तो आप इंडिविजुअल पोटेंशियल की एनर्जी लिख सकते हैं। अब देखिए क्योंकि आपके पास जो पोटेंशियल है वो सेपरेबल है, ठीक है, पोटेंशियल आपके पास म्यूचुअली डिपेंडेंट नहीं है, तो वेव फंक्शन आपके पास साई ऑफ एक्स लिख सकते हैं हमारी प्रीवियस नॉलेज से √2/L, ठीक है, sin n पाई x/L, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर एनर्जी निकाल रही है ई एक्स ई वाई ई जेड, ठीक है, साई वाई निकाल लिया मैंने, साई जेड निकाल लिया। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए अब क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल सेपरेबल है, ठीक है, तो आप एनर्जी ऐड होगी हमारे पास, वेव फंक्शन प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, तो एनर्जी ऐड कर दिया आपके पास, ये चीज़ बन रही है आपके पास NX NY NZ। देखिए वहाँ से शुरू होगा आपके पास, प्रीवियस नॉलेज के साथ जीरो नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो जीरो क्यों नहीं आएगा वो पीछे बता रखा है, तो यहाँ पर वहाँ से शुरू होगा टू इन्फिनिट, ठीक है, जनरली नॉन डिजनरेट। वेव फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्ट होगा, तो वेव फंक्शन प्रोडक्ट होगी लिख दिया इसने ये। ओके ओके, अब ये बाउंड्री कंडीशंस भी आप देख लीजिए, जैसे कि वहाँ हमने देखा था कि आपके पास एट 0 and a, ठीक है, वहाँ पर आपके पास वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एट द बाउंड्रीज। तो वही यहाँ पर इसने कंडीशंस ले रखी हैं, तो ये कंडीशंस भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्यूबिक पोटेंशियल वेल। क्यूबिक पोटेंशियल वेल मतलब कि जो आप पहले क्या ले रहे थे, एक्स आप ले रहे थे 0 to LX, अब आपके पास क्यूब बन गई है, ठीक है। तो 0 to L y एंड Z इज ऑल्सो 0 to L, ठीक है, एंड अदर वाइट इज 0, ठीक है। पोटेंशियल वापस से हम ये ले लें कि आपके पास सेपरेबल है, ठीक है, तो एनर्जी वापस से ये लिखी जा सकती है ई एक्स लिखी जाती है n² x पाई स्क्वायर h² स्क्वायर over 2ml स्क्वायर। पहले तो हम क्या लिखते थे L² x लिख रहे थे ना, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्यूबिक पोटेंशियल है, ठीक है, तो आप यहाँ पर L² लिखेंगे। ऐसे ही आप वेव फंक्शन भी आपके पास LX नहीं जाएगा, √2/L आ गया यहाँ पर, ठीक है, LX की जगह sin n पाई x/L। तो ऐसे ही आपके पास ये छोटे मोटे चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। ये तो आपको अब पता लगेगा, ठीक है। अपने पिछले वाला कंसेप्ट आपका तेज है तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके ओके, देख लीजिए इसे, तो एनर्जी एडअप हो गई है, एनर्जी एडअप हो गया आपके पास n² x + n² y + n² z पाई स्क्वायर h² स्क्वायर over 2ml स्क्वायर। ओके, वेव फंक्शन आपके पास प्रोडक्ट हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट होकर लिख दिया इसने। ओके,
तो अब देखिए एनर्जी अगर मैं निकालूं E11 के लिए निकालूं, मेरे पास कितनी आएगी 3 पाई स्क्वायर h² 2 2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर डीजनरेसी की बात होगी, ठीक है। तो पहली स्टेट तो हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है वो आपके पास नॉन डीजनरेट है, ठीक है। तो वेव फंक्शन उसके लिए क्या बन रहा है, ये वेव फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया psi11, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर आपसे पूछा जाता है एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, आपके पास 112, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एनर्जी बनेगी 6 पाई h²/2, आप ये पुट करके देख सकते हैं। यही सेम एनर्जी आपको दिखेगी 1 to 1 पे 2 1 1 पे, ओके। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, तो डीजनरेसी कॉन्सेप्ट जानते हैं ना आप, जो कि हमने कंप्यूटर में पढ़ा था, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, ओके, ऐसे ही। तो डिफरेंट वेव फंक्शंस हैं आपके पास, पर इनकी आइगन वैल्यू आपके पास सेम मिलती है, ठीक है, जो कि आपके पास कितनी है 6 पाई स्क्वायर h²/2 मिल स्क्वायर, ओके। These eigenfunctions have same energy, all are linearly independent state having same eigenvalues, ओके। तो 3-fold डीजनरेसी है, ऐसे ही मैंने एक टेबल बना लिया आपके लिए, ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि किसकी कितनी डीजनरेसी है। अब देखिए पहले हमने ग्राउंड स्टेट देखी थी 3 पाई स्क्वायर h²/2 ml², यहाँ पर आपके पास डीजनरेसी 1 ही थी। नेक्स्ट हमने फर्स्ट एक्साइज स्टेट देखी थी, वहाँ पर आपके पास डीजनरेसी 3 है। नेक्स्ट आप देखेंगे 9 पाई स्क्वायर h²/2 ml², और ऊपर जाएंगे तो आपके पास उसकी डीजनरेसी भी 3 है। तो आप ये पूरा चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको डीजनरेसी 222 पे 1 मिलती है, और फिर एनर्जी 14 पाई स्क्वायर h²/2 ml² की डीजनरेसी आपको 6 मिलती है, ठीक है। तो आपको कम से कम यहाँ तक तो याद होना ही चाहिए। अब जैसे मैंने ये तो क्यूबिक पोटेंशियल था आपके पास, ठीक है। अब 2 डायमेंशनल पोटेंशियल भी आ सकता है आपके पास। 2 डायमेंशनल पोटेंशियल में आप z वाला कंसीडर नहीं करेंगे, आप एक कोऑर्डिनेट कैंसिल कर देंगे, बस होगा वहीं पर भी वही, आपके पास वहाँ पर प्रोडक्ट होगा, एनर्जी का सम होगा, अगर आपके पास पोटेंशियल क्या है, सेपरेबल है, ओके। ओके, अब एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ओके, फाइंड द एनर्जी एंड कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज्ड एनर्जी आइगन फंक्शन ऑफ अ ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m दैट इज मूविंग अंडर 2 डायमेंशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो आपको ऐसा दे रखा है, ठीक है। इसे एक बार पोटेंशियल को ध्यान से देख लीजिए। आपके पास x -L/2 2 +L/2 है, और y आपके पास 0 to L है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी जो बनेगी आपके पास, क्योंकि पोटेंशियल सेपरेबल है, ठीक है, E(nx ny), मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूँ। जो एनर्जी बनेगी आपके पास, वो देखिए आपके पास यहाँ पर n² x पाई स्क्वायर h²/2 ml², ओके। नेक्स्ट आपके पास n² y पाई स्क्वायर h²/2 ml², इतनी आपके पास। अब देखिए उसने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एनर्जी एंड कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज्ड एनर्जी आइगन स्टेट्स फंक्शंस, ओके। तो देखिए आप जब आप nx ny फॉर द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर E11, ठीक है, कितना बनेगा आपके पास पाई स्क्वायर h²/2 ml², पाई स्क्वायर h²/2 ml², तो ये बन गया आपके पास पाई स्क्वायर h² ml², ओके। तो यहाँ पर आपके पास वेव फंक्शन प्रोडक्ट में जाएगा। वेव फंक्शन आप पहले वाले का लिखते हैं, वेव फंक्शन पहले हम इसका लिखते हैं -L/2 to +L/2 वाले का। तो देखिए आपके पास ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक वाले में आपके पास फर्स्ट आप ऑड में जा रहे हैं, ऑड में जा रहे हैं, तो आपके पास क्या आएगा √2/L आता होता है, ठीक है। अब ये 2 है आपके पास, ठीक है, 2 में लिखूंगा मैं, ठीक है। √2/L लिख देता हूँ, चलो मैं 2/L लिख देता हूँ एक बार में, ठीक है। आपको बता दूंगा √2/L क्यों नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपके पास क्या आएगा cos n पाई x/L, ठीक है। n यहाँ पर 1 ले रहे हैं हम, पाई x/L, ओके। और दूसरा आपके पास 0 से L वाला, 0 से L आपके पास क्या आएगा, 0 से L तो आपके पास साइन वाला आता था √2/L sin n पाई x/L, ठीक है। तो √2/L आएगा तो 2/L हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा था sin n पाई x/L, तो n 1 है पाई x/L, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 sin x cos x करके कर सकते हैं, तो sin 2 पाई x/L ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, ओके। ये आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, ये आपके पास है x तो इसमें है -L/2 to +L/2, सॉरी इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके पास दूसरा कौन सा, दूसरा आपके पास y में है, ठीक है। दूसरा आपके पास y में है, गलती हो गई थी मुझसे, सॉरी। तो x तो आपके पास -L/2 +L/2, जब मैं ये लिखना लगा तो मुझे पता लग गया। और दूसरा आपके पास y आपके पास 0 से L के बीच में, ओके। ये रहेगा आपके पास ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन 0 अदरवाइज, ओके, 0 अदरवाइज। अब हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, आगे चलते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपके पास देखिए यहाँ पर आप nx ny अब हमें चेंज करने पड़ेंगे। nx ny आप 1 2 लेंगे या फिर 2 1 लेंगे, तो ये तो सेम ही आएगा ना आपके पास, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एनर्जी आपके पास सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एनर्जी कितनी बनेगी 5 पाई स्क्वायर h²/2 ml², ठीक है। तो डीजनरेसी आपके पास 2 है, फोल्ड ऑफ डीजनरेसी आपके पास 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वेव फंक्शन देखिए साई, मैं पहले बनाता हूँ psi12, ठीक है। psi12 आपके पास देखिए यहाँ पर nx ny है, ठीक है। x में जाएगा, x में आपके पास देखिए ऑड में है, ठीक है। तो √2/L, तो √2/L आपके पास 2y लिख सकता हूँ क्योंकि उसका भी आएगा, ठीक है। तो अभी तो ऑड में है, तो cos पाई x/L, ओके। दूसरा आपके पास 2 में आएगा, 2 में आपके पास sin 2 पाई y/L, ठीक है। y में आएगी, ठीक है, पिछली बार गलती हो गई थी। तो आपके पास यहाँ पर आप डिनोट कर दीजिए, मुझे भी यहीं से पता लगा -L/2 to +L/2, और y आपके पास 0 से L, ठीक है। दूसरा आपके पास 0 अदरवाइज, ठीक है। अब एक आप दूसरा क्या बनाएंगे, psi21 भी बनाएंगे। psi21 बनाएंगे आपके पास, जब देखिए 2 में आ गया अभी, 2 में अब आप क्या लेंगे, साइन लेंगे, sin 2 पाई x/L, और दूसरा आपके पास आएगा sin पाई y/L, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास सेम आप वही नोट करेंगे इसके अंदर, ठीक है, ये और ये यहाँ पर ये सेम, ठीक है, 0 अदरवाइज, ठीक है। तो आपके पास ये 2 स्टेट बन गई हैं और डीजनरेसी 2 है यहाँ पर, और एनर्जी इसकी बन गई, ओके।
3D हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखिए इसमें हम दो पार्ट करेंगे, अनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। पहले अनआइसोट्रॉपिक, आप जानते हैं कि आपके पास पोटेंशियल आपके पास जब 3D में हम लिखते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर। ओके, तो जेड स्क्वायर कर लीजिएगा उसे। जब आपके पास तीनों ही आपके पास फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, ठीक है, और ओमेगा इज नॉट इक्वल टू ओमेगा वाई और ओमेगा वाई नॉट इक्वल टू ओमेगा जेड और ओमेगा एक्स नॉट इक्वल टू ओमेगा जेड, देन वी कॉल दैट टाइप ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर एज अनआइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो कंडीशन तो उसमें भी आप वेरिएबल सेपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तो तब नहीं लगता ना आपके पास जब एक्स वाई जेड म्यूचुअली डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो वी ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ वाई प्लस वी ऑफ जेड। तो आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर में अब आपको पता लगी क्या होगा कि आपके पास उसके अंदर ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड आपके पास इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर वो इक्वल होंगे आपके पास तो आप क्या लिख सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको पता है क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू। ओके, इसमें भी आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा सकते हैं इजीली। आगे चलते हैं 3D अनाइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए पोटेंशियल हमने पहले बात कर ली थी, अब पोटेंशियल आपके पास सेपरेबल है तो आप एनर्जी को एडअप कर सकते हैं और आपके पास वेव फंक्शन प्रोडक्ट में आएगा, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। तो एनर्जी आपके पास कितनी बनेगी इंडिविजुअल की n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है। पर आप देखिए यहाँ पर आपके पास जो एन एक्स एन वाई एन जेड ये आप अलग अलग लेंगे, ठीक है, पर यहाँ पर n की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी तो है ही अलग ओमेगा एक्स, ठीक है, तो वो भी आप अलग अलग लेंगे हर एक के लिए। तो आपके पास एनर्जी इतनी बनेगी, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ 3D अनआइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, नाउ जैसे कि हमने बात की वेव फंक्शन आपके पास प्रोडक्ट में आएगा। ओके, तो आप एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का हमने अब हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन तो हम जानते ही हैं। ओके, अल्फा एक्स क्यों लगाया, तो क्यों अल्फा इजिकल्स टू एम ओमेगा बाय एच कट होता था ना आपके पास अंडर रूट एम ओमेगा बाय एच कट, तो वहाँ पर ओमेगा एक्स मतलब कि ओमेगा अलग आ रहा है, ठीक है, तो हमने अल्फा एक्स लगाया, ठीक है, टू द पावर एन एक्स फैक्टोरियल रूट पाई ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एच एन अल्फा एक्स, ठीक है। तो ये हम सबके लिख लेंगे और इसको प्रोडक्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो ये सब हमने प्रोडक्टिव फॉर्म में लिख दिया। ओके, अब हम बात करते हैं 3D आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर में। अब देखिए आपके पास फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अब जब फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो आप पोटेंशियल ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि हमने ऊपर भी बात की थी, और आपके पास एनर्जी कैसे जाएगी। अब देखिए एच कट ओमेगा कॉमन आ जाएगा सब में, एच कट ओमेगा जब आपके पास कॉमन आ जाएगा तो हाफ प्लस हाफ 1 प्लस 3/2, तो एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड आपके पास प्लस 3/2 एच कट ओमेगा इतना बन जाएगा। और ये तो आप जानते हैं कि एन एक्स एन वाई एन जेड आपके पास कहाँ शुरू होगा, जीरो शुरू होगा। ओके, तो एनर्जी यहाँ पर बन जाएगी, अगर मैं एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड को एन ले लूँ तो आपके पास एन प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। ओके, तो यहाँ पर भी आप वेव फंक्शन क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट में करेंगे, क्योंकि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है, तो मैंने वो सभी लिख दिए हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी देखिए, ग्राउंड स्टेट एनर्जी में आप 0 पुट करेंगे ऑब्वियसली, तो आपके पास 3/2 एच कट ओमेगा बनेगा, ठीक है। ये आपके पास नॉन डिजेनेट है, ऑब्वियसली ये तो नॉन डिजेनेट है, ऐसा भी केस और कोई बन भी नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट एक्साइज स्टेट, यहाँ पर आपके पास डिजेनेसी दिखनी शुरू होगी अब आपको। अब देखिए अब आप जब क्या लेंगे, एन आप 1 होगा आपके पास, ठीक है, एन आपके पास 1 होगा, तो किस केस में आपके पास एन एक्स एन वाई 0 ले लें और एन जेड 1 ले लें, तो ठीक है, तो ऐसे 3 केस बन जाएंगे ना, ठीक है, 3 केस मैंने शो कर रखे हैं आपको। तो वेव फंक्शन आपके पास साई आपके पास कौन सा बनेगा, साई 110, तो वेव फंक्शन ये सही कर लीजिए आप, ठीक है। एक वेव फंक्शन आपके पास बनेगा साई 100, साई फिर 001 फिर साई 010। ओके, तो 3 फोल्ड डिजेनेसी आपको देखने को मिलेगी। अब बात यूँ है कि अगर उसने हमसे यूँ पूछ लिया कि nth लेवल की आपके पास nth एक्साइटेड स्टेट की आपके पास डीजेनरेसी कितनी होगी, ठीक है, तो अगर उसने हमसे यूँ पूछ लिया तो हम वो जनरलाइज कर देते हैं उस कॉन्सेप्ट को, डीजेनरेसी ऑफ nth लेवल। तो देखिए हम ये तो जानते हैं कि एनर्जी कितनी है आपके पास n प्लस 3/2 एच कट ओमेगा, जहाँ पर आपके पास n क्या लिखा था हमने, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड। ओके, अगर मैं यहाँ पर n एंड एन जेड की वैल्यू फिक्स कर दूँ, ओके, n एंड एन जेड की वैल्यू फिक्स कर दूँ, तो n माइनस एन जेड आपके पास कितना आएगा, एन एक्स प्लस एन वाई, ठीक है। तो एन एक्स प्लस एन वाई, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन एक्स प्लस एन वाई कितनी हो सकती है, अब वैल्यू पुट करनी शुरू कर दीजिए। अब आप अगर एन एक्स 0 करते हैं, ठीक है, एन एक्स अगर आप 0 करते हैं तो एन की वैल्यू एन वाई की वैल्यू कितनी आएगी, एन वाई की वैल्यू आपके पास एन माइनस एन जेड आ जाएगी ऊपर से, ठीक है। फिर आप एन एक्स की वैल्यू 1 कर दें, ठीक है, तो आपके पास एन वाई की वैल्यू कितनी आई, एन माइनस एन जेड माइनस 1, ठीक है। तो ऐसे कंटिन्यू रहेगा आपके पास। इन दी एंड आप क्या करेंगे, तो देखिए जैसे जैसे आपके पास एन एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एन वाई की वैल्यू कम होती जा रही है, तो इन दी एंड एन वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब आपके पास एन वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एन माइनस एन जेड। ओके, तो ये सब सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। तो देखिए आपके पास ये कितनी टर्म्स बन रही हैं, ये आपके पास बन रही है 1 प्लस एन माइनस एन जेड, ठीक है, इतनी बन रही है क्योंकि 0 शुरू हो रही है ना, 0 से n माइनस जेड तक जा रही है, तो 1 प्लस n माइनस एन जेड बन रही है। तो नंबर ऑफ एनर्जी आइगन फंक्शन विद फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ n एंड एन जेड, क्योंकि हमने ऊपर फिक्स्ड किया था ना, n एंड एन जेड को फिक्स कर दिया था, ठीक है। अब देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि और टर्म तो रह गई है, ठीक है, और टर्म उसको भी हम काउंट कर देंगे समेशन में, ठीक है। ओके, तो अब देखिए अब यहाँ पर हम द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन एक्स एन वाई एन जेड फॉर पर्टिकुलर हैं। अब आप जो सोच रहे थे कि आपके पास कुछ वैल्यूज तो रह गई हैं क्योंकि हमने वो वैल्यूज फिक्स कर दी थी एन और एन जेड की। अब देखिए एन जेड आपके पास 0 शुरू होगा, ये तो आप जानती हैं, और मैक्सिमम वैल्यू एन जेड की कितनी हो सकती है, देखिए ऊपर देखिए मैक्सिमम वैल्यू एन जेड की कितनी हो सकती है आपके पास, एन इज टू एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू एन जेड की आपके पास एन हो सकती है जब आपके पास एन एक्स एन वाई दोनों 0 होंगे, ठीक है, इतनी हो सकती है ना एन जेड की वैल्यू। तो आपके पास एन जेड का समेशन जाएगा जो 0 से एन तक जाएगा, ठीक है। अभी समेशन खोलना शुरू हुआ है, ठीक है, तो एन जेड की वैल्यू पुट होगी तो एन प्लस 1 फिर एन एन माइनस 1 एंड इट एंड्स अप टू 3 + 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ तक जाएगा आपके पास ये। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या लग रहा है, ये कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस होकर चल रहा है यहाँ पर,
ओके, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर देखिए सिंपल आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, n/2 a + l, ठीक है। तो n/2 आप देखिए, अब आपके देखिए कितनी टर्म्स हैं आपके पास, ये 1 से लेके, अब देखिए n+1 से शुरू हुआ और 1 तक खत्म हुआ, तो कितनी टर्म्स बन गई आपके पास, ये n+1 टर्म बन गई। मैंने आपको फॉर्मूला बताया n/2 a + l, तो n+1/2 और a + l, a आपके पास क्या है n+1 और लास्ट में आपके पास 1 आ रहा है, ठीक है। लास्ट टर्म l 1 है ना, तो n+2 हो जाएगा, तो डीजनरेसी आपके पास n+1 n+2/2 आ गई, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन 2D पोटेंशियल v ऑफ x, y, हाफ ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर + y स्क्वायर, फाइंड द एनर्जी ऑफ nth स्टेट। अब देखिए आपको पोटेंशियल शो कर रखा है इसने, अब पोटेंशियल आपके पास ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहाँ पर एप्लीकेबल है, तो एनर्जी हम एड अप करके लिख सकते हैं। एनर्जी एड अप करके लिख दिया मैंने, nx + हाफ h कट ओमेगा, ny + हाफ h कट ओमेगा। यहाँ पर देखिए इसने पूछा है फाइंड द एनर्जी ऑफ nth स्टेट, पहली बात तो। दूसरी इसने पूछा है कोरस्पॉन्डिंग डीजनरेसी ऑफ द पार्टिकल, डीजनरेसी पूछी है। देखिए जो अभी हमने डीजनरेसी निकाली थी वो हमने 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर निकाली थी, पर अब जो हमें डीजनरेसी वो पूछ रहा है वो 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा मैथ करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एनर्जी कितनी बन जाएगी फिर, ये nx + ny और हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, तो nx + ny + 1 h कट ओमेगा, ओके। तो nx + ny को आप n कर सकते हैं, तो एनर्जी आपके पास बन जाएगी n+1 h कट ओमेगा, ओके। आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने, अब देखिए ऊपर हमने क्या कहा था, हम n एंड nz को हमने फिक्स किया था, है ना। अब यहाँ पर nz तो है नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, मैं n को फिक्स कर रहा हूँ, n फिक्स्ड इक्वल्स टू nx + ny, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर मैं nx और ny को इवॉल्व होने दे रहा हूँ, ठीक है। तो nx ny, nx की वैल्यू 0, तो ny की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी n, तो ऐसे ऐसे करके चलते आपके ये, जैसे जैसे nx की वैल्यू बढ़ेगी ny की वैल्यू कम होती जाएगी, और आपके पास इन दी एंड ny की वैल्यू 0 हो जाएगी, और nx की वैल्यू मैक्सिमम कितनी बन सकती है फिर, ny 0 होने पर n बन सकती है, ओके। तो यहाँ पर ये टर्म्स कितनी बन गई आपके पास, n+1 टर्म बन गई आपके पास ये, ठीक है। द नंबर ऑफ एनर्जी आइगन फंक्शन विद सेम एनर्जी n+1 h कट ओमेगा डीजनरेसी, तो डीजनरेसी आपके पास n+1 बन गई, सिंपल। यहाँ पर तो समेशन करने की जरूरत ही नहीं थी ना, ठीक है, क्योंकि आंसर थोड़ी ना आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर तो आंसर 0 है, ओके ओके। ये क्वेश्चन देखिए आप, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इनसाइड 3 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, y 0 से a और z आपके पास 0 से a, ठीक है, इनफाइनाइट अदरवाइज, ओके। फाइंड द एनर्जी एंड कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन फॉर nth स्टेट, ओके। तो देखिए पोटेंशियल आपको दे रखा है, पोटेंशियल आपको हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। तो दूसरी जगह आपके पास पोटेंशियल 0 होगा ऑब्वियसली, तो +0 लगा दिया मैंने, ठीक है, दूसरी जगह पोटेंशियल 0 है मतलब कि, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट इजीली लग जाएगा, तो एनर्जी एडअप हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए आप जानते हैं जब आपके पास 0 से a आपके पास पोटेंशियल 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर वेव फंक्शन ये कौन सा है, आपके पास पोटेंशियल वेल है, z 0 से a आपके पास ये 0 है, तो पोटेंशियल वेल आपके पास ये भी सिर्फ एक ही हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है, इन दी x, ओके। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी कितनी बनेगी आपके पास, एनर्जी आप जानते हैं, देखिए वो जो आपके पास पोटेंशियल वेल थे उनके लिए तो आपके पास n² पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2m a स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पर उनके रिस्पेक्टिव n² y और n² z मैंने लिख दिया, ठीक है। और हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर की तो आप जानते हैं, तो मैंने लिखा nx + हाफ h कट ओमेगा, ओके। वेव फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाएंगे, वेव फंक्शन आप जानते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर का अल्फा बाय टू द पावर n फैक्टोरियल रूट पाई की पावर हाफ e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 h n अल्फा x, ओके। तो इसके साथ देखिए आपके पास वो पोटेंशियल कैसा था, 0 से a था, ठीक है, सिमेट्रिक तो था नहीं आपके पास वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधे साइन वाले लगा सकते हैं, √2 sin n पाई x पाई a, ठीक है, आपको याद होगा वो, ठीक है। तो ये तीनों आप प्रोडक्ट कर देंगे। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ए पार्टिकल इज लोकेटेड इन ए 3 डायमेंशनल क्यूबिक वेल ऑफ विड्थ l, देखिए विड्थ l कह दिया इसने, और क्यूबिक वेल है आपके पास, ठीक है, विद इम्पेंट्रेबल वॉल्स। इम्पेंट्रेबल आपके पास कब हो सकती है, जब पोटेंशियल इन्फिनिट हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फिनिट पोटेंशियल वेल के बारे में बात कर रहा है, इन्फिनिट क्यूबिक पोटेंशियल वेल है ये, ठीक है, ऑफ लेंथ l। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, द सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ लेवल इज, ठीक है। देखिए अगर तो आपको याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी आपके पास कितनी आएगी, देखिए थर्ड लेवल की जो एनर्जी थी वो आपके पास थी 9 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2 ml स्क्वायर, ठीक है। और फोर्थ लेवल की जो आपके पास एनर्जी थी वो 11 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2 ml स्क्वायर, ओके। तो जो दोनों का सम करेंगे आपको कितना आएगा 10 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर ml स्क्वायर, ओके। तो इसमें आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट बैठता है। और डीजनरेसी ऑफ द फोर्थ लेवल इज, तो देखिए यहाँ पर जब हम ये करते थे फोर्थ लेवल में आपके पास एनर्जी कितनी बनती थी 11 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर और 2 ml स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बनता था 311, ठीक है, ठीक है, 311 बनेगा, 131 बनेगा, 113 बनेगा, ठीक है। तो आपके पास डीजनरेसी यहाँ पर 3 बनेगी, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड इन ए 2 डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऑफ डायमेंशन a, द पोटेंशियल v ऑफ x, y इज गिवन बाय लाइक दिस। देखिए x 0 से a और y 0 से, तो सो द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ दिस पार्टिकल, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपके पास एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या एनर्जी क्या आएगी, पहले तो nx स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2 m स्क्वायर, और दूसरा आपके पास n स्क्वायर y पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2 m स्क्वायर। तो देखिए पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2 m स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा, तो n स्क्वायर x प्लस n स्क्वायर y, ठीक है। और कह रहा है हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देखिए nx ny की वैल्यू आपके पास कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपके पास बनेगी 1 की 2 की, ठीक है, या फिर 2 की 1 की, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, तो 5 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2 m स्क्वायर, तो ये बन सकता है आपके पास ऑप्शन, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीजनरेसी ऑफ द थर्ड एनर्जी लेवल
ऑफ थ्री डायमेंशनल आइसोट्रोपिक क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आपके पास आइसोट्रोपिक क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की हमने डीजनरेसी निकाली थी, कितनी आई थी जी आपके पास आया था n+1 n+2 प्रोडक्ट में बाई 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास लेवल कौन सा कह रहा है, वो थर्ड लेवल कह रहा है। थर्ड लेवल आपके पास कह रहा है, थर्ड लेवल आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर में कौन सा होता है। देखिए आपको मैं याद दिला दूँ, n आपके पास वैल्यू 0 शुरू होती थी, 0 1 2, तो यहाँ पर आपके पास जो 2 होएगा वो आपके पास थर्ड एनर्जी लेवल होगा, ठीक है। तो n = 2 फॉर थर्ड लेवल, ठीक है। तो 2 आप पुट करेंगे, 2 + 1 और प्रोडक्ट 2 + 2, ठीक है। 4 × 2 3 12 बाई 2, तो 6 आ जाएगा आपको इसके अंदर। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स पर। तो देखिए न्यूमेरिकल्स में आपको इनमें से एक भी नहीं कराऊंगा, ठीक है। आपको बस मैं हिंट दे दूंगा ये कैसे कैसे करने हैं, आपने निकालने खुद ही इनके आंसर, ठीक है। और आंसर बताता रहूंगा कि आंसर कितना आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड क्वांटम स्टेट ऑफ पार्टिकल इन 2 डायमेंशनल पोटेंशियल v ऑफ x, y हाफ m ओमेगा स्क्वायर x² + 4y², ओके। तो यहाँ पर ये पूछ क्या रहा है इसके अंदर, फर्स्ट एक्साइटेड क्वांटम स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड क्वांटम स्टेट, उससे पहले देखिए पोटेंशियल थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। पोटेंशियल आपके पास कितना आएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x², और जब आपके पास ये अंदर जाएगा तो बन जाएगा आपके पास हाफ m ओमेगा, ओमेगा आपके पास क्या कर दीजिए 2 ओमेगा का होल स्क्वायर कर दीजिए ताकि उसमें 4 काउंट हो जाए। तो हाफ m 2 ओमेगा का होल स्क्वायर y², ठीक है। अब आ जाइए आप एनर्जी पे। एनर्जी आपके पास क्या होगी, देखिए हाफ m ओमेगा स्क्वायर x² की कितनी होगी, n + हाफ h ओमेगा, और दूसरी कितनी होगी n + हाफ h 2 ओमेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो एनर्जी आपके पास कितनी बन जाएगी nx + हाफ h ओमेगा, और दूसरी एनर्जी आपके पास बन जाएगी ny + हाफ h 2 ओमेगा, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए आप, कॉमन nx + ny तो एक साइड में रख देना, ठीक है। 3/2 h ओमेगा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसने पूछा है फर्स्ट एक्साइटेड क्वांटम स्टेट, और आपके पास शुरुआत कहाँ से होती है, हार्मोनिक ऑसिलेटर में 0 शुरू होती है। तो यहाँ पर आपके पास 0 1 या फिर 1 0 ये चीज़ बन सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास 5/2 h ओमेगा बन सकता है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इन क्यूबिक बॉक्स ऑफ साइज a, तो पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स x0 to a, y0 to a, z0 to a, ठीक है। और आपके पास इफ द पार्टिकल इज इन आइगन स्टेट ऑफ एनर्जी E = 14 π² h² over 2m², तो वेव फंक्शन पूछ रहा है कि वेव फंक्शन कौन सा बनेगा आपके पास, ओके। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके पास इजी है, ठीक है। अब देखिए इसमें तीनों ही कोऑर्डिनेट्स में आपके पास 0 से a है, मतलब कि क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स पता भी रखा है इसने, ठीक है। इसका हम जानते हैं आपके पास कितनी आती है, √2/a sin n pi x/a, ठीक है। और इसकी एनर्जी कितनी बनती थी आपके पास, एनर्जी आपके पास बनती थी n² π² h² over 2ma², ठीक है। तो π² h² over 2ma² तो कॉमन आ रहेगा, π² h² over 2ma², और अंदर रह जाएगा आपके पास n² x + n² y + n² z, ठीक है। तो अब देखिए हमारा मुकाबला रहेगा n² y + n² x + n² z = 14। तो 14 आपके पास कब बनेगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है आपके पास अब ये, तो डी ऑप्शन एकदम सही बैठेगा इसके अंदर, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आप, ए ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्क्राइब्ड बाय द पोटेंशियल। तो ग्राउंड स्टेट पता करनी है। देखिए पहले की एनर्जी कितनी आएगी, nx कर लीजिए, nx + हाफ h ओमेगा। दूसरे की एनर्जी कितनी आएगी आपके पास 2m ओमेगा स्क्वायर y² वालेगी, ठीक है। उसमें आप क्या कीजिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ऊपर 4 बन जाएगा, तो इसकी एनर्जी कितनी बन जाएगी ny + हाफ h 2 ओमेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है उसमें भी आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर 16 बन जाएगा, तो वो आपके पास 4 ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा nz + हाफ h 4 ओमेगा, ठीक है। अब बस आप इसमें देख लीजिए, बहुत इजी रहेगा। आप तो ग्राउंड स्टेट में पूछ रहा है साथ में वो, ठीक है। nx ny nz तीनों 0 कर दीजिए आप, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए h ओमेगा तो कॉमन रहेगा, और आपके पास हाफ 1 और 2 ऐसी टर्म बचेंगी, ठीक है। जिसमें कि आपके पास बन जाएगा ये नियरली 3/2 और 7/2 बन जाएगा। बी ऑप्शन सही रहेगा इसका, हाँ बी ऑप्शन सही रहेगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट excited state E1 to the ground state E0 of the particle in the 3-dimensional box of sides L, L and L/2, ओके। तो देखिए ये भी इजी एकदम। तो यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, पहले तो एनर्जी निकालिए, ठीक है। 0 से L, फिर 0 से L है, 0 से L/2 है, ठीक है। तो पहले दो वालों के पास तो एनर्जी सिमेट्री की बनेगी, ठीक है। तो बस n² x का n² y का फर्क होगा, तो मैं बताया तो आपको कितनी बनेगी, n² x π² h² over 2ml², ठीक है। दूसरे में कितनी बनेगी n² y π² h² over 2ml², ठीक है। अब जो लास्ट वाला है ना आपके पास L/2, उसके लिए आपके पास कितनी बनेगी n² z π² h² over 2ml। अब उसके अंदर 2ml, L की जगह L/2 का स्क्वायर बनेगा, तो ऊपर आपके पास 4 चला जाएगा, तो उसमें एनर्जी बनेगी 4n² z π² h² over 2ml², ओके ओके। तो अब यहाँ से, अब देखिए आप यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे इसके अंदर π² h² over 2ml² जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा n² x + n² y और 4n² z, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें कंपेयर करना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, ठीक है। देखिए अंदर आपके पास n² x + n² y + 4n² z बनेगा, ठीक है। और π² h² 2ml² वो तो कट ही जाएगा ना। तो अब जो मेन जो खिलाड़ी बचे हैं वो यही है n² x + n² y + 4n² z।
अब पहले ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट अब ये देखिए बॉक्स है ये, ठीक है, बॉक्स है तो आपके पास ट्रिपल वन आ जाएगा, ठीक है, ट्रिपल वन आ जाएगा तो यहाँ पर आपके पास बनेगा 4 + 5 6, तो 6 बन जाएगा ग्राउंड स्टेट के लिए, तो ठीक है 6 बनेगा आपके पास ग्राउंड स्टेट के लिए। तो और E1 में आपके पास देखिए जो फर्स्ट एक्साइज स्टेट बनेगी आपके पास वो बनेगी 2 1 1 और दूसरी बनेगी आपके पास 1 2 1, ठीक है, ये दो बनेंगे एक्साइज स्टेट, डीजेनरेसी 2 होगी, ठीक है। तो आपके पास कितना बनेगा, ये 9 बनेगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 4 8 9, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपके पास, इसने पूछा E1 टू द ग्राउंड स्टेट, इसने हमें पूछा E1 बाई E0 पूछा इसने हमें, ठीक है। तो आपके पास 9/6 हो जाएगा, 9/6 की वजह से इसके अंदर आंसर आ जाएगा आपके पास 3/2, 3:2, ए ऑप्शन एकदम सही है, हाँ। ओके ये क्वेश्चन देखिए आप, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड इन ए 3 डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है XYZ तीनों ही आपके पास 0 से a के बीच में, ठीक है, और आपको आइगन स्टेट दे रखी है, ठीक है, आइगन स्टेट दे रखी है, एनर्जी कितनी दे रखी है 9π² h² ओवर 2m², है ना। और इसमें आपके पास एनर्जी कितनी बनेगी, एनर्जी तो आप जानते ही हैं, ठीक है, तीनों ही आपके पास 0 से a के बीच में, तो n² x + n² y + n² z, और बाहर आपके पास वही π² h² ओवर 2m², तो मतलब कि मेन क्लैरिटी जो बच गए हमारे पास n² x + n² y + n² z = 9, तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन कब बनेगा, ठीक है। तो इसकी आपके पास क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ आइगन स्टेट, मतलब एक हिसाब से डीजेनरेसी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो n² x + n² y + n² z = 9, ये आपके पास कितनी बार बनेगा, ठीक है, मतलब कितनी डीजेनरेसी होगी इसकी, ठीक है। तो देखिए 9 बनाना है हमें, ठीक है, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं 2 2 1, ठीक है, तो क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 4 8, ठीक है, तो 2 2 1 बनेगा, एक तो एक 1 2 2 बनेगा, तीसरा बनेगा आपके पास 2 2 1, नहीं एक 2 1 2 नहीं बना हमारे पास, तो आपके पास 3 बन जाएंगे 2 2 1 1 2 2 2 1 2, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही है, और तीसरा ही 3 ही डीजेनरेसी है, तो सी ऑप्शन 3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इजी है, मैंने आपको करवा रखा है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इन 3 डायमेंशनल क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड L इज नॉट 0, हाँ ये तो हमें पता है ये 0 नहीं होती है, बट 3h² और 8ml², दिस इज बिकॉज, अब ये क्यों है, द ग्राउंड स्टेट हैज़ नो नोड्स इन द इंटीरियर ऑफ द बॉक्स, ये तो बात सही है, हाँ, पर उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट चॉइस ऑफ द 0 लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भी इररिलेवेंट है। पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी एक्जैक्टली डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, हाँ इसके बारे में बात की थी, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपके पास क्या होता है, वायलेट होता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए पार्टिकल इज इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ L, ठीक है, सडनली वन साइड ऑफ द बॉक्स चेंजेस फ्रॉम L to 4L इफ द प्रोबेबिलिटी P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स इन द ग्राउंड स्टेट। अब आप जानते हैं कि आपके पास 0 से L है, ठीक है, तो उसके लिए वेव फंक्शन क्या बनेगा, पहली बात तो उसके पास वेव फंक्शन जो आपके पास बनेगा, देखिए क्यूबिकल बॉक्स है, हर एक की जो साइड है वो L है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा √2/a⁴, ठीक है। और फिर आपके पास वेव फंक्शन बनेंगे sin nπx/a और sin nπy/a sin nπz/a, ओके, एक ही जगह L कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखिए, सडनली वन साइड ऑफ द बॉक्स चेंजेस फ्रॉम L to 4L, ठीक है, L से 4L एक साइड चेंज हो रही है, सिर्फ एक साइड, वन साइड कहा है उसने, और अब देखिए जो दूसरा आपके पास, अब यहाँ पर जो वन साइड आपके पास बॉक्स की चेंज हुई है L से 4L की तरफ, ठीक है, तो उसके लिए वेव फंक्शन क्या बनेगा, √2/a लिखते होते थे, तो √2/4L आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, √2/4L sin πx/4L, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में बात कर रहे हैं ना आपके पास, ठीक है, तो n1 ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो उनका आपके पास इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि जो दूसरे टर्म होंगे जब आपका उसका क्या करेंगे, कॉफिशिएंट निकालेंगे, वो तो आपके पास 1 ही हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइज है, वो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, देख भी चुके हैं आपके पास नॉर्मलाइज होते हैं वो, ठीक है, तो वो तो नॉर्मलाइज होंगे आपके पास, ठीक है। और जो आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे ना आपके पास, मैं आपको बताया तो इंटीग्रेशन जब सॉल्व करके देखिए खुद, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा 8√2/15, कॉफिशिएंट आपके पास आएगा, कॉफिशिएंट ओनली कॉफिशिएंट आएगा आपके पास 8√2/15, ठीक है। अब उसका आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, फिर उसका आप 1000 टाइम कर दीजिएगा, ठीक है, और जब आप 1000 टाइम कर देंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 58 ओनली, ओके। ये क्वेश्चन देखिए आप, ए पार्टिकल ऑफ मास m इन द पोटेंशियल हाफ m ω² 4x² + y², तो देखिए ऐसा पोटेंशियल हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, इसमें कि आपके पास एनर्जी कितनी बनेगी, एनर्जी आपके पास बनेगी इसके अंदर, देखिए पहले में आपके पास 2ω आएगा, ठीक है, 2ω का स्क्वायर आएगा, तो उसके अंदर आपके पास बन जाएगा 2nx + ny + 3/2 h², इतना बनेगा आपके पास, ओके। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी आपके पास 2nx + ny है, ठीक है, 3/2 तो आपके पास रहेगा ही, वो तो है ना, तो 5/2 बन रही है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होना पड़ेगा, आपके पास ny 1 हो जाए और nx 0 हो जाए, ठीक है, तो आपके पास 5/2 h² बन जाएगा, तो nx = 0 ny = 1, ओके। तो मतलब कि एक तो आपके पास ग्राउंड स्टेट का होगा, एक आपके पास एक्साइटेड स्टेट का होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ओके। तो दोनों के वेव फंक्शन आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जो ग्राउंड स्टेट वाला होगा उसके पास आपके पास क्या बनेगा, e⁻⁻ α x, ये जो अल्फा एक्स बोल रहा हूँ ना मैं, अल्फा के पैर में x, ठीक है, α x², फिर x²/2, फिर h0 α x, ठीक है, वो हर्मिशियन वाला, ठीक है, वो तो आपके पास 1 होता है ग्राउंड स्टेट के लिए। और अब आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देखिए, और e⁻⁻α y²/2 h1 α y1, तो यहाँ पर आपके पास जो हर्मिशियन आएगा वो आपके पास -y आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बी और डी तो एलिमिनेट हो गए, है ना, तो आपके पास मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ, आंसर कौन सा बनेगा आपके पास इसके अंदर। पहली बात तो जो आपके पास डबल टर्म आएगी ना, वो आपके पास एक्स के पास आएगी, ठीक है, क्योंकि उसके पास ओमेगा एक्स्ट्रा बन रहा है और 2ω बन रहा है, ना कि वाई वाले के पास, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ से देखते ही पता लगता है, ठीक है, वैसे फिर भी आप सॉल्व कीजिएगा, बस एक्सपोनेंशियल को ऐड करके देखना है, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। मोमेंटम जैसे कि आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा है, तो देखिए आपके पास हम एक सर्कुलर मोशन लेते हैं, उसके अंदर ये पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है किसी एक्सिस के अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड, जो कि इसकी डिस्टेंस आर है,
तो जो इसके टेंजेंशियली हम ड्रॉ करते हैं वो हमें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताता है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, L इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, जहाँ पर कि r क्या है हमारे पास, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट एक्सिस अबाउट विच अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने देखा था कि L क्रॉस L आपके पास जीरो होता है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या ये आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स में भी जीरो होता है? तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। इससे पहले हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं एल आर क्रॉस पी, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्रॉस पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के। अब इसको सॉल्व किया जाए, देखिए तो है तो वैसे ही एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के बराबर ही। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए साइकिल कोऑर्डिनेट में चलेंगे, एक्स पे बात कर रहे हैं तो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ये आपके पास एल एक्स की वैल्यू होगी। वाई के बारे में बात कर रहे हैं, एल वाई होगा आपके पास जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड जे का। ऐसे जेड निकालेंगे मैं, एल जेड आपके पास कितना आएगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है ओके। तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी जहाँ पर कि आपके पास ये क्या है, एल एक्स है, ये आपके पास एल वाई है और ये एल जेड है। अब देखा जाए कि एल एक्स और एल वाई का कॉम्यूटेटर हमारे पास क्या बनता है, एल एक्स और एल वाई का कॉम्यूटेटर देखिए, एल एक्स की वैल्यू पुट करूँगा मैं वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई कॉमा एल वाई जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। देखिए सॉल्व करते हैं इसे, वाई पी जेड कॉमा जेड पी एक्स माइनस वाई पी जेड कॉमा एक्स पी जेड माइनस जेड पी वाई कॉमा जेड पी एक्स प्लस जेड पी वाई और एक्स पी जेड। तो देखिए हमें ये देखने को मिल रहा है, देखिए वाई पी एक्स और इधर एक्स पी हो जेड, तो इसका कॉम्यूटेटर रिलेशन कैसे भी कर लें ये जीरो ही आएगा हमारे पास, तो ये जीरो होगी टर्म। और दूसरी तरफ ये देखें तो इसका कॉम्यूटेटर रिलेशन भी कैसे कर लें, ये जीरो ही आएगा। अब बच गई ये दो टर्म, जिसमें से हमें रिलेशन मिलेगा पी जेड जेड का और यहाँ से मिलेगा हमें जेड पी जेड का। तो देखते हैं हम इसको ही लेके चलते हैं, वाई पी जेड कॉमा जेड पी एक्स, और दूसरी टर्म तो जीरो ही हो जाएगी, उसको मैं ना ही लिखूँ तो अच्छा है क्योंकि उसके अंदर पी जेड जीरो आ जाएगा और वाई इधर आ जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। वैसे ही दूसरी टर्म जीरो हो जाएगी और इसको लिखता हूँ मैं प्लस, तो देखिए इसके अंदर से कौन सी टर्म आएगी मेरे पास, जेड और पी जेड वाई टर्म आएगी, तो मैं पी वाई को बाहर ले लेता हूँ, जेड एक्स पी जेड सॉरी पी जेड पी वाई। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं वापस से क्या करता हूँ कि पी एक्स को बाहर ले लेता हूँ, पी जेड कॉमा जेड पी एक्स प्लस, और इधर से मैं एक्स को बाहर ले लेता हूँ, एक्स जेड पी जेड पी वाई। अब हम जानते हैं कि पी जेड जेड आपके पास कितना होता है, माइनस आइटा एच कट होता है, तो माइनस आइटा एच कट वाई पी एक्स, और इधर से आपके पास कितना आ जाएगा, और इधर से आपके पास देखिए यहाँ पर जेड पी जेड जो आपके पास एक्स पी को आप लेके देखें तो आपके पास कितना आता है, आइटा एच कट, तो आइटा एच कट एक्स पी वाई, ये आपके पास क्या बन गया, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स आपके पास, ये हमने ऊपर निकाला था देखिए, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स आपके पास एल जेड बन गया। तो इसे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आइटा एच कट एल जेड, मतलब कि आपके पास जो कॉम्यूटेटिव रिलेशन निकल के आया एल एक्स और एल वाई का आपके पास निकल के आया आइटा एच कट एल जेड, तो आपके पास ये एक साइक्लिक फॉर्म मिल रही है एक्स वाई का एल जेड। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, एल वाई एल जेड जो कि आपके पास कितना आएगा, वाई जेड एक्स आइटा एच कट एल एक्स। ऐसे हम क्या निकालेंगे, एल जेड और एल एक्स जेड एक्स आइटा एच कट एल वाई। तो इस तरीके से ये फॉर्म बन जाएंगी जो कि काफ़ी ईजी है। अब हम निकालते हैं एल क्रॉस एल का, एल क्रॉस एल का, एल क्रॉस एल अब देखेंगे तो आपके पास कितना आएगा, देखिए एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के क्रॉस एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, देखिए एल क्रॉस एल है तो एक्स का निकाल रहे हैं पहले, तो एल वाई एल जेड माइनस एल जेड एल वाई आई कैप। देखिए कहीं ना कहीं आपके पास एक कॉम्यूटेटिव रिलेशन बन रहे हैं, जो कि ये आपके पास कॉम्यूटेटिव रिलेशन है वाई और जेड का, एल वाई कॉमा एल जेड आई कैप प्लस जेड और एक्स का एल जेड कॉमा एल एक्स जे कैप प्लस के कैप एक्स और वाई का। और अभी अभी हम निकाल के आए वाई और जेड का, आपके पास कितना आएगा, देखिए वाई और जेड का निकालने जा रहे हैं तो आपके पास कितना आएगा, आइटा एच कट एल एक्स आई कैप प्लस आइटा एच कट जेड एक्स वाई आइटा एच कट एल वाई जे कैप। एल एक्स वाई का निकालेंगे आइटा एच कट एक्स वाई जेड एल जेड के कैप, और आप इसको कलेक्टिवली लिखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आइटा एच कट एल। तो एल क्रॉस एल जो आपके पास होता है वो क्वांटम मैकेनिक्स में नॉन जीरो है, और वो किसके बराबर है, आइटा एच कट टोटल एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। तो इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम ध्यान रखेंगे और इसको क्लासिकल मैकेनिक्स से मिस नहीं करेंगे।
अब कुछ सम कम्यूटेटर ब्रैकेट्स और फाइंड आउट किए जाएं, जैसे कि आपके पास है LXX। LXX का आप कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करते हैं। हम जानते हैं कि LX की वैल्यू अभी तक हमारे पास क्या ही है। LX की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो थी YPZ माइनस ZPY। अगर आपको नहीं भी याद है तो भी आप याद कर सकते हैं। देखिए LX है, X के बाद क्या आएगा Y और Z। देखिए साइक्लिक में चलेंगे ये। इसका किसके साथ होगा? इसके साथ होगा। X के साथ इसका कॉम्यूटेटर देखिए कोई भी इससे मैच नहीं करता तो इसका आंसर 0 होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप करते हैं LXY के साथ करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो LXY के साथ तो आंसर आएगा जैसे कि आप देख सकें YPZ माइनस ZPY कॉमा Y। तो इसके साथ तो इसका 0 हो जाएगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि YY 0 होगा, ZPZY भी 0 होगा। पर PYY का आंसर आएगा हमारे पास। तो PYY का हम करके देख लेते हैं सिर्फ। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस ZPY कॉमा Y, और Z को अगर वहाँ लेंगे ZPY कॉमा Y, क्योंकि दूसरा तो हमारे पास 0 ही हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो इसका आपके पास माइनस आइटा एच कट हो जाएगा। तो माइनस आइटा एच कट माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा आपके पास प्लस आइटा एच कट जेड। ओके, तो ध्यान रखेंगे। देखिए ये भी साइक्लिक में बनेगा एक्स वाई और जेड। अब देखते हैं LXPX का, देखते हैं LXPX का। LXPX तो LX आपके पास वापस से हमें पता है YPZ माइनस ZPY और PX। देखिए PX यहाँ पर किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, मतलब सबके साथ कम्यूट कर रहा है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट चलते हैं LXPY की तरफ चलते हैं। LXPY की तरफ LXPY YPZ माइनस ZPY कॉमा PY। ओके, तो यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा भाई। तो PZ को बाहर लूँ अगर मैं YPY PZ। ओके, उसके बाद और क्या आएगा आपके पास? YPY PZ, और यहाँ से हम लेंगे ZPY। ये तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसको सॉल्व किया जाए। YPY आपके पास कितना आ जाएगा? आइटा एच कट PZ, आइटा एच कट PZ। तो वापस से देखिए एक साइक्लिक फॉर्म बन गया XY और Z आइटा एच कट PZ। तो सिंपल इसी तरीके से हम एक और टेबल बनाते हैं जो कि आपको आगे यूजफुल रहेगी। तो अब एक टेबल बना ली जाए जिससे कि हमें को याद करने में भी आसानी हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि LX का अगर मैं LX के साथ करूं तो ये तो बच्चे को पता है कि इसका आंसर क्या आएगा? हीरो मतलब 0 ही 0 आएगा इसका आंसर, है ना? 0 आएगा। और LX का अगर X के साथ होगा तो भी 0, क्योंकि अभी पीछे निकाला है। और LX का जब PX के साथ किया था तो क्या आया था? LX का PX के साथ किया था तो भी आया था 0। मतलब कि LX का आप किसी भी कोऑर्डिनेट के साथ कर लीजिए, आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? LX का अलग अलग कोऑर्डिनेट के साथ करके देखता हूँ, जो कि मैंने आधे किए भी थे। LX का मैं करता हूँ LY से, LX का मैं करता हूँ Y से, LX का मैं करता हूँ PY से। ओके, इसमें से कुछ तो हमने पीछे सॉल्व किए थे और हमने क्या कहा था? ये साइक्लिक फॉर्म में चलेंगे। तो LX LY आपके पास क्या आएगा? XYZ, तो आइटा एच कट LZ। देखिए LL में लड़ाई हो रही है तो L का बंदा ही आएगा। L का बंदा सुलझाने कौन सा आएगा? जो उनके परपेंडिकुलर होगा, जो उनके साइक्लिक होगा। तो LX LY आइटा एच कट LZ। अब आगे चलते हैं LXY। तो आइटा एच कट देखिए XYZ, सिंपल है, देखिए आपको याद हो जाएगा अभी। LXPY आपके पास क्या बनेगा? देखिए वापस से आपके पास क्या बनेगा? आइटा एच कट, देखिए P का बंदा आया तो P का बंदा ही आ जाएगा, PZ जब बढ़ जाएगा। अब देखिए LX का मैंने LY के साथ कर दिया, LZ का भी करते हैं ना, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो ये लीजिए LX LZ LXZ LXPZ, ऐसे कर सकते हैं। ओके, LX LZ देखिए साइक्लिक कोऑर्डिनेट, साइक्लिक नहीं बन रहा है, ये साइक्लिक नहीं बन रहा है तो मतलब कि रिवर्स साइकिल में जा रहा है ये। तो रिवर्स साइकिल में आ रहा है तो माइनस लगा देंगे, क्या बात है यार। XZ LY XZ बन रहा है, देखिए वापस से रिवर्स जा रहा है आपके पास ये, तो क्या बनेगा? माइनस आइटा एच कट। देखिए Z के साथ लड़ाई है तो Z का बंदा आएगा, L सबके मसले सुलझाएगा भाई। अब आपके पास PZ, तो आपके पास कितना आएगा? माइनस आइटा एच कट PY। तो आप ध्यान रखिएगा LX का खुद के साथ क्या होगा? 0 होगा। किसी के साथ भी ले लीजिए, LX का X के साथ, PX के साथ, सबके साथ 0 होगा। तो अब एक और टेबल बनाइए, देखिए अब LY की बना रहा हूँ मैं। ओके, LY की बना रहा हूँ मैं। LY के साथ 0 होगा, ये तो हमें ध्यान है। LY का आपके पास Y के साथ क्या होगा? 0 होगा, ये भी हमें ध्यान है। LY का हमारे पास PY के साथ क्या होगा? ये भी 0 होगा। अब इसी इंटरप्रिटेशन से हम आगे की टेबल बनाते हैं। देखिए LY हमारे पास जाएगा Z के पास, LY जाएगा हमारे पास Z के पास, LY जाएगा हमारे पास ये PZ। इक्वल इक्वल इक्वल। अब इसका आंसर तो आपको पता ही है, अब इसका आंसर बताने से आपको कोई नहीं रोक सकता, इसका आंसर तो आपको पता ही है। बताइए पहले का आंसर क्या होगा? हाँ जल्दी जल्दी बताइए। LY LZ, देखिए YZ X साइक्लिक बन रहा है। ओके, आइटा एच कट LX YZ, देखिए Z का बंदा है, Z का ही बंदा आएगा, तो YZ X आइटा एच कट X YZ। देखिए PZ बंदा आ गया, PZ का लड़ाई करना है LY के साथ, देखिए आएगा आइटा एच कट PX। सिंपल बन रहा है। अब LY का LX के साथ करेंगे। देखिए अब LY का LX करने के साथ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा? माइनस आइटा एच कट LZ आएगा। पता है ना आपको?
और एल एक्स का आप देखिए तो एल वाई का एल एक्स के साथ करेंगे, एल वाई का एल एक्स के साथ, एल वाई का एक्स के साथ, एल वाई का आपके पास पी एक्स के साथ। फटाफट लिख दीजिए इसका आंसर, मैं वीडियो पॉज करके लिख दीजिए। ओके लिख दिया होगा, मुझे ध्यान है आपने लिख दिया। एल वाई एल एक्स आपके पास कितना आ गया है, वाई एक्स देखिए रिवर्स साइकिल में आ गया है, मैं क्या करूँ माइनस लगा देता हूँ, आइटा एच कट एल जेड। वाई एक्स देखिए रिवर्स साइकिल में आ गया, क्या करूँ माइनस आइटा एच कट एक्स जेड। एल वाई पी एक्स क्या करूँ माइनस लगा देता हूँ भाई, आइटा एच कट पी जेड। यही है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए एल जेड का भी खोल दे पन्ना, एल जेड का एल जेड के साथ, एल जेड का एल जेड के साथ जीरो, एल जेड का जेड के साथ जीरो, एल जेड का पी जेड के साथ ये भी जीरो भाई जी। अब देखते हैं आगे चलते हैं, एल जेड का एल एक्स के साथ करते हैं, एल जेड का एल एक्स के साथ वैसे करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऊपर कर रखा है भाई। अब एल जेड आपके पास एल जेड का एल एक्स के साथ, एल जेड का आपके पास एक्स के साथ, एल जेड का आपके पास पी एक्स के साथ। चलो 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 जल्दी से निकाल दो इसका आंसर, आंसर चाहिए। आंसर देखिए जेड वाई देखिए रिवर्स आ गया है, क्या करूं मैं, माइनस लगा देता हूं और तो कर भी क्या सकता हूं माइनस आइटा। इसमें क्या किया जाए, जेड वाई के साथ आपके साथ माइनस आइटा एच कट एक्स लगा देता हूं, इसमें भी माइनस आइटा एच कट। बस बहुत हो गया है, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, बस ज़्यादा हो रहा है। चलो भाई गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए डॉट प्रोडक्ट जो आपके पास दो एंगुलर मोमेंटम का एल डॉट आपके पास एल स्क्वायर एक्स प्लस एल स्क्वायर वाई प्लस एल स्क्वायर जेड लिख सकते हैं। और आपने ये भी अपने लेवल पे पढ़ा होगा कि एल प्लस हम कैसे लिख सकते हैं, जो कि आपके पास लेटर ऑपरेटर एक्स आपका एल एक्स प्लस आइटा एल वाई एंगुलर मोमेंटम लेटर ऑपरेटर माइनस एल एक्स माइनस आइटा। ये आप कैसे लिख सकते हैं, एल एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल एक्स इज इक्वल्स टू डैगर ऑफ एल माइनस एल प्लस सॉरी एल माइनस का डैगर आपके पास क्या आएगा, एल प्लस आएगा। ओके, या फिर एल प्लस का डैगर आपके पास क्या आएगा, एल माइनस आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे हम। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कॉम्यूटेटर ऑपरेटर और देखते हैं। देखिए ये कॉम्यूटेटर आपको क्यों करवाए जा रहे हैं, पहली बात तो ये कॉम्यूटेटर आपको इसलिए करवाए जा रहे हैं कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट पूछने वाली चीज़ों को अगर आप अभी से ही तैयार कर लेंगे तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको वो चीज़ नहीं लगेगी। बात ये है, एल स्क्वायर के साथ करके देखते हैं एल एक्स के साथ। तो एल स्क्वायर का एल एक्स के साथ, एल एक्स आपके पास एल स्क्वायर देखिए हमने पहले निकाल रखा है, एल स्क्वायर एक्स प्लस एल स्क्वायर वाई प्लस एल स्क्वायर जेड, ये हम करेंगे एल एक्स के साथ। देखिए पहला तो आपके पास जीरो ही हो जाएगा, और हमने ये सभी निकाल रखे हैं, आपको ध्यान है ना, ध्यान है ना। तो एल स्क्वायर वाई एल एक्स प्लस आपके पास एल स्क्वायर जेड एल एक्स। ओके, तो देखिए एल वाई को बाहर लेंगे, एल वाई को बाहर लेंगे, एल वाई एल एक्स। अब ये तो मैं पता ही है, हमारे बाएं हाथ का खेल है, ऊपर करके आए हैं हम, एल वाई एल एक्स एल वाई। ओके ब्रो, एल जेड सॉरी 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 एल जेड लगाना है, एल जेड लगाना है, एल एक्स प्लस एल जेड एल एक्स एल जेड। दिख नहीं रहा क्या, ये लो एल वाई एक्स देखिए क्या बन रहा है, ये मैं क्या करूँ अब, वाई एक्स माइनस लगाना ही पड़ेगा, वाई एल जेड वाई एक्स देखिए क्या बन रहा है, ये माइनस लगाना ही पड़ेगा, क्या करूँ, आई टच वाई जेड एक्स। ये पते की बात की है ना ब्लू, पते की बात की है, आई टच का टेल जेड डेल वाई। इधर 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 क्या होगा, इधर देखो क्या जेड एक्स, पत्ते की बात की है भाई, पत्ते की बात की है, जेड एक्स वाई एल जेड। आंसर जीरो आ गया भैया, एल स्क्वायर एल एक्स का आंसर जीरो आ रहा है। तो मैं यहाँ से एक इंटरप्रिटेशन और निकाल सकता हूँ कि एल स्क्वायर एल जेड क्या आएगा जल्दी बताओ, एल स्क्वायर एल वाई क्या आएगा जल्दी बताओ। जीरो आएगा भाई, जीरो 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 आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना बात। एल स्क्वायर एल एक्स एल स्क्वायर एल जेड एल स्क्वायर एल वाई जीरो भाई जी। अब करते हैं एल स्क्वायर का एल प्लस माइनस के साथ, तो इसके साथ करके देख लिया जाए। एल प्लस आपको बताया है, एल स्क्वायर आपके पास क्या था, एल स्क्वायर एक्स प्लस एल स्क्वायर वाई प्लस एल स्क्वायर जेड, यही था ना। हाँ, एल प्लस एल एक्स प्लस माइनस साइटा एल वाई, नहीं सुधरोगे नहीं सुधरोगे, कॉमा एल एक्स प्लस माइनस साइटा एल वाई प्लस एल स्क्वायर वाई एल एक्स प्लस माइनस साइटा एल वाई प्लस एल स्क्वायर जेड एल एक्स प्लस माइनस साइटा एल वाई। ऐसे क्या था क्या, ऐसे क्या था क्या, मैच कर रहे हो हैं, मैच कर रहे हो, कोई बात नहीं, कर लो कर लो कर लो कर लो, एल स्क्वायर एल एक्स क्या करें, करना पड़ेगा, क्या करें, करना पड़ेगा। पर ऐसे क्यों करना है, ऐसे किया ना तुमने, ऐसे किया ना तुमने तो डूब गए मर जाओ, ऐसे किया तो डूब गए मर जाओ तुम, ऐसे नहीं करना इसको। जो चेक कर रहे हैं वो काटा मार दो, अगर इतना भी अब करके ये करोगे ना तो तुम तो हो गया तुम्हारा, ऐसे नहीं करना है। देखो मैंने भी काटा मार दिया, देखिए एल स्क्वायर
एल एक्स प्लस माइनस आइटा एल वाई, जब जैसे ऐसे जिसने किया होगा वही लगा रहा है कॉन्सेप्ट। देखिए एल स्क्वायर एल एक्स अभी निकाल के आए हैं, प्लस माइनस आइटा एल स्क्वायर एल वाई। क्या आया था? एल स्क्वायर एल एक्स जीरो आया था, एल स्क्वायर एल वाई जीरो आया था। तो इतनी क्यों करें हम, क्यों करें? दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब है क्या यार? साइंस के स्टूडेंट हो तुम, साइंस के स्टूडेंट हो तुम, ये करो, इतनी वो मत करो, सुनोगे मुझसे। आगे चलते हैं। अब अक्सर एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि आपके पास एल प्लस और एल माइनस का प्रोडक्ट क्या होगा। तो एल प्लस आपके पास देखिए क्या था, एल एक्स प्लस आइटा एल वाई, यही था ना। ओके, याद ही होगा, प्लस है तो प्लस आएगा बीच में, है ना। दूसरा क्या आपके पास, एल माइनस आपके पास क्या होगा, एल एक्स माइनस आइटा एल वाई। ओके, ये वाला प्लस आइटा एल वाई एल एक्स, ऐसे ही क्या ना। देखो तुमने अगर वैसे कर दिया टू एल एक्स एल वाई तो वो गलत है, ठीक है। कोई कम्यूटेटर का लिहाज कर लो, तुम कम्यूटेटर पढ़ के आए हो, कम्यूटेटर का लिहाज नहीं है तुम्हारे को। एल वाई देखिए क्या बन गया ये, एल वाई एल एक्स और एल वाई एल एक्स, तो हमारा क्या बन, ये तो हमें आता है। अरे बच्चों वाली बातें, बच्चों वाली बातें को करते हो रे, बच्चों वाली बातें, बच्चों वाली बातें कर लगाते हो। तो वाई एक्स जेड आएगा ना आपके पास, स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास इसका टोटली आंसर कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर एक्स प्लस एल स्क्वायर वाई, आपके पास माइनस माइनस प्लस प्लस आइटा एच कट जेड। ऐसे ही एक ये भी निकालो आप तुम, एल माइनस एल प्लस, कर दो वीडियो पॉज, निकालो कितना आएगा आंसर। ओके, तो बताता हूँ मैं तुम्हें कितना आएगा। देखिए इसका आंसर ये आएगा, मैच कर लेना अपने वाले के साथ, एल स्क्वायर एक्स और प्लस एल स्क्वायर वाई माइनस एच कट एल जेड। और काफ़ी बुक्स में इसको ऐसे भी, लिखा होता है। देखिए एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जेड, देखिए ये ऐसे लिख रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आगे जाके पाला पड़ेगा इससे, तो ये फॉर्म यूज़ की जाती है। एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। ओके, अब कॉम्यूटेटर निकाल के देखते हैं एल प्लस और एल माइनस का। तो निकालो कॉम्यूटेशन रिलेशन इसका। देखो तुमने निकाल लिया होगा तो अच्छी बात है, वीडियो पॉज कर दो जब भी नहीं निकाला है, तो आगे मत बढ़ना। एल प्लस एल माइनस माइनस एल माइनस एल प्लस, यही बनेगा। तो हम जानते हैं कि अभी तक कि आपके पास ये हमने निकाला था कि एल प्लस और एल माइनस का आपके पास प्रोडक्ट कितना आया था, अभी देखा था हमने। ये हमारे पास था एल स्क्वायर एक्स प्लस एल स्क्वायर वाई प्लस एच कट एल जेड, और उस दूसरी तरफ आपके पास ये क्या था, एल स्क्वायर एक्स माइनस एल स्क्वायर वाई प्लस एच कट एल जेड, इतना बन जाएगा। तो जो कि आपके पास टोटली कितना बन जाएगा, 2 एच कट एल जेड। दूसरा निकालिए एल माइनस एल प्लस, तो ये आपके पास रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, माइनस 2 एच कट एल जेड। ओके, आगे चलते हैं। अब कई बार आपके पास पेपर में ये एडिशन भी पूछा होता है। देखिए ये तो आपके पास क्या था, कॉम्यूटेटर निकाला था हमने, अब एंटी कॉम्यूटेटर भी पूछ लिया जाता है। एल प्लस एल माइनस का एंटी कॉम्यूटेटर निकालिए आप, एंटी कॉम्यूटेटर। देखिए क्या आएगा आपके पास, प्लस हो जाएंगे और तो क्या। देखिए एल स्क्वायर एक्स, तो पहले आपको ये लिख के दिखा देते हैं, एल प्लस एल माइनस प्लस आएगा इस पर, ठीक है, एल माइनस एल प्लस। एल प्लस एल माइनस की वैल्यू तो हमें पता ही है, एल स्क्वायर एक्स प्लस एल स्क्वायर वाई प्लस एच कट एल जेड, और यहाँ से इस तरफ जीरो प्लस आएगा इस पर, एल स्क्वायर एक्स प्लस एल स्क्वायर वाई माइनस एच कट एल जेड। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 एल स्क्वायर एक्स प्लस एल स्क्वायर वाई, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि बुक में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये आपके पास देखिए एल स्क्वायर एक्स प्लस एल स्क्वायर वाई प्लस एल स्क्वायर जेड आपके पास एल स्क्वायर के बराबर होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर। ओके, ऐसे लिखा जा सकता है ऐसे। ये निकालिए एक एल जेड का एल प्लस माइनस के साथ, दिखाइए निकाल के कितना आएगा इसका आंसर। एल जेड आप जानते हैं, एल जेड एल एक्स प्लस माइनस दोनों इकट्ठे ले रहा हूँ। ओके, तो देखिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी के साथ क्या लिख सकते हैं आप, एल जेड एल एक्स प्लस माइनस एटा बार ले लेते हैं, एल जेड एल वाई। ओके, जेड एक्स देखिए क्या चल रहा है, ये साइकिल का है, आइटा एच कट एल वाई प्लस माइनस आई जेड वाई, तो देखिए माइनस का आ जाएगा, माइनस आइटा एच कट एल एक्स। आइटा कॉमन ले लीजिए, आइटा एच कट कॉमन ले लेते हैं, आइटा एच कट कॉमन ले लिया तो ये मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए क्या बन जाएगा, प्लस माइनस आइटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये तो काम ही सिंपल हो गया। तो क्या बन गया, एच कट एल एक्स, और ये आपको प्लस माइनस बार ले लिया, प्लस माइनस आइटा एल वाई। देखिए क्या बन गया आपके पास, ये एल एक्स प्लस माइनस आइटा एल वाई आपके पास बन गया प्लस माइनस एच कट एल प्लस एल माइनस। ओके, ये चीज़ आपके पास फॉर्म हो जाएगी, जो कि काफ़ी सिंपल थी। आई होप कि आपने कॉम्यूटेटर ब्रैकेट सॉल्व कर लिया होगा इजीली। तो अभी तक जितने भी कॉम्यूटेटर हमने निकाले, कि यूँ नहीं है कि हम कॉम्यूटेटर निकाल रहे हैं उससे कुछ हम गेन नहीं करेंगे, तो हमने गेन क्या किया है इतने कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स निकाल के। तो देखिए अभी तक आपने देखा कि जब एल एक्स का आपके साथ एल वाई के साथ हम कॉम्यूटेटर निकाल रहे थे, तो वो आपके पास जीरो नहीं आता था, है ना, जीरो नहीं आता था। यूँ बोल रहा हूँ मैं, एल स्क्वायर और एल एक्स ये हमने निकाला कितना था, जीरो था। ये तो एल स्क्वायर का आपके साथ एल वाई के साथ
ये भी जीरो था, और आपके पास एल स्क्वायर का एल जेड के साथ ये भी जीरो था ना, जीरो था ना ये, और ये आपके पास नॉन जीरो थे, एल एक्स का एल वाई का एल जेड के साथ कर लो, या फिर इनका के साथ भी, ठीक है। तो ये नॉन जीरो थे, बस इनका खुद के साथ क्या था, ये जीरो बन जाते थे। तो मतलब जो जीरो बन रहे हैं, हमने ये पढ़ा है ये स्टेटमेंट कि जिनका कॉम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो होता है उनका आइगन फंक्शन सेम होता है। अब उनका आइगन फंक्शन सेम होगा, ठीक है। तो इस बात के लिए सस्पेंस छोड़ते हुए अगली क्लास में मिलेंगे जब आइगन वेक्टर हमारे पास सेम होगा।